ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपन नेक्स्ट से डिस्कस करने वाले हैं यूरिडी नैलिस के बारे में। इससे पहले अपन ने अस्टिलेजिनेल्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि वो बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर आ रहे थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी, वो उनसे कोज होती है। जैसे आपके लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है, यानी कि स्मट डिजीज़ कोज होती है। ठीक है। अब देखो, आज का अपना जो टॉपिक है, वहाँ जो डिजीज है वो रस्ट डिजीज है। तो लास्ट क्लास में भी अपनी बात हुई थी कि अस्टिलेजिनेल्स वाले क्या करते हैं, स्मट करते हैं, और यूरिडिनेलिस वाले क्या करते हैं, रस्ट डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, वो पता रहना चाहिए। ये जो फंजाई है ये मेनली क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी कि जैसे आप पक्सीनिया का एग्जांपल लेंगे तो पक्सीनिया है वो या तो गेहूं के ऊपर सरवाइव करता है या बारबेरिस के ऊपर, है ना, बिना होस्ट के जिंदा नहीं रहते। तो अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, रस्ट फंजाई को ऐसे कैटेगराइज किया है ब्राउन ने, और उन्होंने बोला है कि एक तो हो सकते हैं फिजियोलॉजिकली ऑब्लिगेट, एक हो सकते हैं इकोलॉजिकली ऑब्लिगेट। फिजियोलॉजी का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, है ना, जो प्रोसेस चल रही है ना। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो फिजियोलॉजी वाले केस होगा उसमें आप क्या मानेंगे कि नॉट ग्रो अपार्ट द होस्ट और होस्ट। तो जो अपने होस्ट के अलावा किसी और पे जिंदा नहीं रह सकता वो फिजियोलॉजिकली। जबकि इकोलॉजिकली का मतलब क्या है कि जैसे वीट रस्ट है, belongs to fail to grow as saprops in nature but can be grown in laboratory on the artificial medium। यानी कि अगर हम नेचर में उनको जो कंडीशन चाहिए वैसी देते हैं तो वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो चल रहा है वैसा का वैसा। तो एक तो होता है कि वो किसी भी हाल में ग्रो ही नहीं करेगा, वो फिजियोलॉजिकल होता है। एक सेम कंडीशन कहीं मिलती नहीं है तो जहाँ मिलती है बस वो वहीं मिलता है। तो फिजियोलॉजिकली एंड इकोलॉजिकली ऐसे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। ब्राउन ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखो क्या है कि जो रस्ट वाले फंजाई हैं ये फाइन्स का मतलब टेरिडोफाइट्स है ना, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इन सबको इन्फेक्ट करते हैं। यानी कि काफ़ी ब्रॉड होस्ट रेंज है इनकी। ठीक है। अब इसके बाद में एक और जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ, कि कुछ एक जो रस्ट फंजाई होते हैं उनको नीड टू, और कई बार तो क्या होता है मोर देन टू। तो अगर किसी फंजाई को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अगर दो या दो से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोइसियस। ठीक है। और जो फंजाई है ना, जो ऐसा नेचर होता है उसको अपन बोलते हैं हेटेरोसिज्म। तो जैसे पक्सीनिया है उसकी लाइफ में दो होस्ट आते हैं ना, एक वीट आता है ना, जैसे वीट है ट्रिटिकम एस्टाइवम, और एक बारबेरिस है कि बारबेरिस वल्गेरिस। तो जहाँ फंगस को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए तो अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोइसियस फंजाई। और जो केवल एक होस्ट पे कंप्लीट कर लेंगे वो कहलाते हैं मोनोइसियस फंजाई। तो हेटेरोइसियस और मोनोइसियस, है ना, इसके बराबर के शब्द आते हैं। जैसे मोनोइसियस, डायोइसियस, वो सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए शब्द होते हैं, है ना। ये हेटेरोइसियस, है ना, ये क्या हो गया, और ऑटोइसियस, ये फंजाई से जुड़े हुए शब्द हैं। और फंगस है स्पेशली कौन से, रस्ट वाले फंजाई से जुड़ा हुआ मामला है। तो एक चीज आप इसको ध्यान देंगे। हाँ, अब देखो जैसे आपका पक्सीनिया का केस होता है, पक्सीनिया के केस के अंदर जैसे टेलुटोस्पोर यानी कि स्मट स्पोर, रेस्टिंग स्पोर, पेरिनेटिंग स्पोर, यही होते हैं। डाइकेरोटिक स्पोर, मैन स्पोर यही होता है पेरिनेशन वाला। तो वो बनता है वीट के ऊपर। तो वीट क्या होगा, उसका प्राइमरी होस्ट होता है। जबकि जो दूसरा होस्ट होता है बारबेरिस, वो क्या है, सेकेंडरी बोल सकते हो, अल्टरनेट बोल सकते हो, है ना।
और कई बार अपन क्या बोलते हैं उसको, कोलेट्रल होस्ट। व्हेन द सम ऑफ द स्पोर स्टेज ऑफ द प्राइमरी होस्ट इज फॉर्म्ड ऑन ए रिलेटेड होस्ट, कि प्राइमरी होस्ट के ऊपर जो स्पोर्स बनते हैं अगर वो किसी दूसरी घास पे भी बनते हैं तो वो कोलेट्रल हो जाता है, पैरेलल, अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, यानी कि सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे गेहूं के केस में लेंगे तो वीट प्राइमरी होस्ट है, बैरबेरी से वो सेकेंडरी होस्ट है, बैरबेरी से वो अल्टरनेट होस्ट है, लेकिन कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल का मतलब उसी सीजन में दूसरा पौधा उस स्पीसीज के अलावा, जैसे गेहूं के अलावा कहीं दूसरे पौधे के ऊपर वो मिलता तो वो कोलेट्रल होता। अब देखो जैसे हेटेरो आया था वैसे दूसरा शब्द आता है ऑटोइसियस। तो ऑटोइसियस में ऐसे फंजाई आते हैं जो अपना लाइफ साइकिल है ना ओनली वन होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल होस्ट पे जो लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं वो ऑटोइसियस कहलाएंगे, ऑटोइसिज्म बोलेंगे आपको, है ना। अब देखो आपको ध्यान देना है कि पक्सीनिया की ही स्पीसीज है पक्सीनिया बटलैरी, है ना। बटलैरी का मतलब जो आपके माइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर E.J. बटलर, तो उनके नाम पे है ना पक्सीनिया बटलैरी इज एन ऑटोइसियस रस्ट फंजाई बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। दिस इज द लोनिया एस्प्लेनिफोलिया। लोनिया क्या है कि एस्ट्रेसी का पौधा है ना, एक खरपतवार का पौधा होता है तो उसके ऊपर है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो पक्सीनिया क्या है हेटेरोइसिस के एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी स्पीसीज है बटलैरी, वो क्या है ऑटोइसिस का एग्जाम्पल है। अब देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछा जाता है, आप लास्ट पेपर्स को उठा के देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए रस्ट, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं, पक्सीनिया पे देते हैं। तो पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो अपन ने BSc MSc में पढ़ी होती है। तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर 5 स्पोर बनते हैं ना, टोटल कितने स्पोर बनते हैं, 5 टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। अब उन स्पोर्स का जो क्रम है ना, स्टेज की आपको ध्यान देना है। जैसे स्टेज 0 है ना, इसका नाम 1 नहीं है, स्टेज 0, ये क्या है, पिकनियम। अब पिकनियम का मतलब पिकनियोस्पोर। पिकनियम तो क्या होता है कि जैसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे बारबेरिस की पत्ती में ऊपर की सतह के ऊपर जो निशान बनते हैं, स्पॉट बनते हैं, सिम्टम बनते हैं, वो क्या होते हैं कि एक फ्लास्क जैसी डिजाइन होती है, उसको पिकनिडियम बोलते हैं ना। तो वहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो पिकनियोस्पोर कहलाते हैं। तो पिकनियोस्पोर जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है, स्पर्मेशिया होते हैं, मेल नेचर के होते हैं। और दूसरी साइड में जैसे आप अभी बैसिडियोमाइसीड में चल रहे हैं, तो एस्को में तो देखिए एस्कोगाइन आई थी और उसमें ट्राइकोगाइन आता है, लेकिन यहाँ पे कोई बैसिडियोगाइन जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हाइफे ही फीमेल स्ट्रक्चर का रोल प्ले करते हैं। तो बारबेरिस की जो पत्तियां हैं, यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बारबेरिस, कि बारबेरिस की पत्तियों की जो अपर सरफेस होती है, उस अपर साइड के ऊपर जो स्पॉट्स बनते हैं वो पिकनियम होते हैं। और पिकनियम के अंदर क्या होता है, पिकनियम के अंदर 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेल स्ट्रक्चर स्पर्मेशिया और एक फीमेल स्ट्रक्चर रिसेप्टिव हाइफे। अब देखो स्पर्मेशिया आपको अलग से पता होना चाहिए, क्योंकि स्पर्मेशिया बहुवचन है, स्पर्मेशियम सिंगुलर होता है। जैसे कि मान लो कि आपने पढ़ा एल्गी, और एल्गी में आएगा पॉलीसाइफोनिया। और वैसे तो क्या होता है कि एल्गी के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको एंथेरोजोइड्स बोलते हैं, उन पे फ्लैजिला होते हैं, लेकिन पॉलीसाइफोनिया के मेल गैमेट्स के ऊपर फ्लैजिला नहीं होते, तो उनको भी क्या बोलते हैं, स्पर्मेशियम बोलते हैं। और यहाँ पे भी क्या नाम है, स्पर्मेशियम नाम है। तो ये जो टर्म है ना, स्पर्मेशियम जो शब्द है वो इधर तो है पक्सीनिया का मेल गैमेट, जो कहाँ बनता है, पिकनियम के ऊपर। और पिकनियम कहाँ है, बारबेरिस की पत्ती की ऊपर की सतह के ऊपर। और उधर क्या है कि पॉलीसाइफोनिया में जब सेक्स रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मेल ब्रांच होती है वहाँ पे क्या बनते हैं, मेल जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर जो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेटेंजियम जो गैमेट बनते हैं, उनका नाम भी क्या है, स्पर्मेशिया। अब वैसे बॉटनी में स्पर्मेशिया का क्या मतलब होता है, बॉटनी में स्पर्मेशिया का मतलब होता है मेल गैमेट
विदाउट फ्लैजिला। तो अगर बिना फ्लैजिला के कोई बैल गैमेट है तो उसका नाम स्पर्मेशियम होता है। तो स्पर्मेशियम की जो संरचना है वो केवल ऐसे ऐसे आप दिखाते हैं कि ये स्पर्मेशियम है ना। बाकी जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके ऊपर तो फ्लैजिला हो सकते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं, फ्लैजिला वगैरह हो सकते हैं, एंथ्रोजोइड्स होते हैं। तो ये पता होना चाहिए। वैसे ही आप पक्षियों की बात कर रहे हैं तो बारबेरिस की पत्ती के ऊपर सबसे पहले जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो स्टेज 0 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो स्टेज है वो आती है स्टेज 1, और स्टेज 1 के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसका नाम होता है एशियम। एशियम के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं एशियोस्पोर। तो ये भी कहाँ बनते हैं, बारबेरिस पे ही बनते हैं, लेकिन बारबेरिस की लोअर सरफेस पे बनते हैं। तो बारबेरिस की अपर सरफेस के ऊपर सबसे पहले सिम्टम बनता है, वहाँ स्टेज 0 है। फिर नीचे की साइड में एशियोस्पोर्स है ना, एशिया कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पिकनियम फ्लास्क लाइक होती है। तो उसमें जो बनते हैं स्पोर वो स्टेज 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब इतना जो है ना स्टेज 0 एंड स्टेज 1 ये तो होता है बारबेरिस के ऊपर, बारबेरिस वल्गैरिस जो कि सेकेंडरी होस्ट होता है। अब एशियोस्पोर जो बनते हैं वो बारबेरिस की पत्तियों से रिलीज होंगे, हवा से उड़ के वो कहाँ आते हैं, गेहूं के पौधों पे गिरते हैं। तो गेहूं के पौधों के ऊपर इन्फेक्शन करने का काम एशियोस्पोर का होता है। तो एशियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं है ना, उनसे फिर इन्फेक्शन हाइफा बनता है, फिर गेहूं की पत्तियों में इन्फेक्शन होता है। और गेहूं की पत्तियों में सबसे पहले जो सिम्टम बनता है वो होता है यूरिडोसोरस। अब यूरिडोसोरस को यूरिडीनियम बोल सकते हो, है ना, जहाँ पे यूरिडोस्पोर का गुच्छा बनता है उसको सोरस बोलते हैं, है ना। जैसे स्मट के अंदर स्पोर बॉल बनती है वो सोरस है, यूरिडोस्पोर का गुच्छा बनता है यूरिडोसोरस है। तो स्टेम के ऊपर बनता है ना, उसमें यूरिडिनो स्पोर्स है, इनको आप सिंपली यूरिडोस्पोर भी बोल देते हो। ये स्टेज 2 है। इसके बाद में जैसे ही ग्रोविंग सीजन एंडिंग की तरफ जाती है, गेहूं के पौधे सूखने लगते हैं, तो जिस जगह पे यूरिडोस्पोर बन रहे थे उसी जगह पे टीलियोस्पोर बन जाते हैं ना, उनको टेलुटोस्पोर भी बोल सकते हो। तो आप इस सोरस को टेलुटोसोरस बोल सकते हो। जैसे यहाँ यूरिडोसोरस बोलते हैं वहाँ क्या बोलेंगे, टेलुटोसोरस बोलेंगे। तो ये स्टेज नंबर 3 होती है। इसके बाद में जो आपके टीलियोस्पोर बनते हैं वो या तो गेहूं के जो टैबरिस हैं उसमें रहते हैं या मिट्टी में पड़ जाते हैं। फिर जब बारिश आती है तो वो दोबारा से क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उनके ऊपर बेसिडियम बनते हैं। और बेसिडियम के ऊपर जो स्पोर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। तो ये आपका आ जाता है स्टेज नंबर 4। तो देखा जाए तो ये जो मैटर है, ये नेक्स्ट मैटर 3 स्पोर का, ये वीट से जुड़ा हुआ है। वैसे क्या है कि जो स्टेज नंबर 4 है जहाँ पे कि आपके बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ये सॉइल में भी बन सकता है। इसके लिए डेड प्लांट है ना वो भी चलेगा, सॉइल भी चलेगा, लिविंग प्लांट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेलुटोस्पोर है वो रेस्टिंग में होते हैं ना, रेस्टिंग स्पोर होते हैं, तो वो तो रेस्टिंग में चल रहे हैं, क्रॉप सूख चुकी है, फसल है ही नहीं, ऑब्लिगेट पैरासाइट आपने बोल रखा है ना। तो वीट नहीं है यहाँ पे, ना बारबेरिस है ना वीट है, ठीक है। अब देखो दूसरी साइड से ये भी समझ लीजिए कि जो पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं वो सब क्या है, गैमेट्स के बराबर है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एशियोस्पोर जो बनते हैं वो डाइकैरियोटिक स्टेज है। यूरिडीनियम के अंदर जो यूरिडोस्पोर बनते हैं वो भी क्या है, डाइकैरियोटिक है। टेलुटोस्पोर भी कैसे हैं, डाइकैरियोटिक है। बेसिडियोस्पोर कैसे हैं, मोनोकैरियोटिक हैं। और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाती है बेसिडियम के अंदर। तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल, या आप कहें कि कोई हेटेरोसियस फंगस है, हेटेरोसियस में आप पक्सिनिया को तैयार करते हो। तो ये जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक तो आपको क्रम पता होता है ना, एक आपको उनके नाम पता होते हैं, है ना, वो कहाँ है, उनकी नेचर पता होती है कि वो कैसे है, ठीक है, ओके।
अब देखो यहाँ पे कुछ फर्दर और चीजें हैं कि मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट हैव गिवन डेफिनेशंस ऑफ दीज स्पोर स्टेज विच इज एज फॉलोज, कि जैसे एशियोस्पोर्स हैं, नॉन रिपीटिंग वेजिटेटिव स्पोर्स प्रोड्यूस यूजुअली आफ्टर डाइक्रोटाइजेशन। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि वो बार बार नहीं बनते, जैसे बारबेरिस की पत्तियों में बनेंगे उसके बाद वहां से वो चले ही जाएंगे गेहूं के ऊपर। वी जर्मिनेट टू इनिशिएट डाइक्रोटिक माइसीलियम यूज्ड एसोसिएट विद द स्पर्मोगोनिया यानी कि पिकनिया। तो पहले जो पिकनिया बनते हैं वहां फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है, डाइक्रोटाइजेशन होता है, और फिर जो डाइक्रोटिक माइसीलियम है उससे बनते हैं, और ये डाइक्रोटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिडियो, ये क्रम से नहीं है, वैसे नाम से बेसिडियोस्पोर मोनोकेरेटिक है, आफ्टर मियोसिस बनते हैं, अभी हमने बात की। स्पर्मेसिया जो कि पिकनियोस्पोर्स भी आप इनको कह सकते हो, है ना, इनको अपन पिकनियोस्पोर, क्योंकि पिकनीडियम में बनते हैं इसलिए पिकनियोस्पोर भी बोल सकते हैं। मोनोकेरेटिक होते हैं, ये एज ए गैमेट है, बिहेविंग लाइक गैमेट्स। टीलियोस्पोर क्या है, बेसिडिया प्रोड्यूसिंग स्पोर्स है। वैसे क्या है कि ज्यादा अच्छे से तो आप क्या माने कि ये रेस्टिंग स्पोर है, ठीक है। यूरिडीनियो क्या है, रिपीटिंग वेजिटेटिव स्पोर है, यूजुअली प्रोड्यूसिंग डाइक्रोटिक माइसीलियम। कहाँ बनेंगे, वीट के अंदर, यानी कि बार बार बनेंगे, यानी कि डिजीज को फैलाने का काम ये करता है। तो गेहूं के पौधों में स्टार्टिंग में यूरिडोस्पोर बनते हैं, वो वहां से वापस रिलीज होकर जर्मिनेट करके और इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो डिजीज को फैलाने का काम यूरिडो करता है। फंगस के पेरिनेशन का काम टेलुटो करता है ना, और उधर आपके रिप्रोडक्शन के काम है वो स्पर्मेशिया में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि बाद में डाइक्रोटिक माइसीलियम बारबेरिस पे बनता है, और बेसिडियोस्पोर्स हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये आपके जो टेलुटोस्पोर्स हैं उनके जर्मिनेशन से बनेंगे। कि टेलुटो रेस्टिंग में होता है, वो जब जर्मिनेट करता है तो उनके जर्मिनेशन से बनते हैं, और यहाँ मियोसिस हो चुकी होती है। तो आपको लाइफ साइकिल में रोटेशन कैसे होता है वो चीज़ भी यहाँ से समझ में आ जाती है। चलिए इसके बाद में हम आगे और बढ़ते हैं, कुछ और नए टर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि द रस्ट फंजाई के जो जीनस होते हैं ना, जीनस को बहुवचन में अपन जेनेरा बोलते हैं, हैव लाइफ साइकिल डेजिग्नेटेड एज द मैक्रो बोल सकते हो, डेमी बोल सकते हो, और माइक्रो बोल सकते हो। कि इनकी लाइफ साइकिल को लेके 3 टर्म होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक, डेमीसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक। तो मैक्रो कौन होते हैं, मैक्रो रस्ट आर दोज विच प्रोड्यूस ऑल द अबव मेंशन्ड 5 स्पोर्स, जिनके अंदर ये 5 स्पोर बन, जैसे पक्सीनिया है वो मैक्रो में आएगा। तो जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर ये 5 स्पोर्स बनते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे। दिस ऑल स्पोर फेजेस उनमें बनेंगे। अब ये अलग बात है कि वो एक होस्ट पे बनेंगे या 2 पे बनेंगे, उससे आपका ऑटोइसियस, हेटेरोइसियस ऐसे नाम आते हैं, ठीक है। तो पक्सीनिया मैक्रोसाइक्लिक भी है, हेटेरोइसियस भी है। दिस रस्ट आर ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग साइकिल्ड, क्योंकि इनके अंदर लाइफ साइकिल को पूरा होने में 2 होस्ट हैं, कई सारा मतलब फेजेज आते हैं, तो लॉन्ग साइकिल्ड बोल सकते हो। दिस स्पोर स्टेज में बी प्रोड्यूस इन द सेम होस्ट है या डिफरेंट होस्ट, तो आप ऑटो और हेटेरो ऐसे बोल सकते हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली तैयार करना होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम तैयार करो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरो भी हो गया और मैक्रो भी हो गया। मैक्रो का मतलब 5 स्पोर हो गए, हेटेरो का मतलब 2 होस्ट हो गए, ठीक है। ऐसे नाम है पक्सीनिया हेलियंथी, ना, हेलियंथी का मतलब हेलियंथस एनस, यानी कि जो आपका सूरजमुखी के पौधे होते हैं उनको अपन हेलियंथस एनस बोलते हैं। रिप्रेजेंट द ऑटोइसियस मैक्रोसाइक्लिक। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया, 1 होस्ट, और मैक्रो का मतलब 5 स्पोर। तो हेलियंथस एनस जो होता है, यानी कि सूरजमुखी के ऊपर जो इन्फेक्शन कोज करने वाली पक्षीने की वैरायटी है वो ऑटोइसियस, यानी कि उसके अंदर दूसरा होस्ट नहीं होता। ऐसे आपके लिए नया नाम हो सकता है डेमीसाइकिल, राइट, ठीक है। अब देखो ये कि पक्सीनिया को अपन पढ़ रहे होते हैं ना, हेटेरोइसियस ये सब जानते हैं, मैक्रोसाइक्लिक जानते हैं, लेकिन ऑटोइसियस मैक्रोसाइक्लिक का एग्जांपल कौन है, तो पक्सीनिया हेलमेंथी वाला, हेलियंथस वाला, ठीक है। ऐसे डेमी का मतलब क्या होता है ना, डेमी का मतलब क्या है, ऐसे फंजाई
विच लैक द यूरिडीनियल स्टेज, कि जिनके अंदर यूरिडोस्पोर नहीं बनते, डैमिंग, ठीक है। मे बी ऑटोइसियस और हेटेरोइसियस। ऑटो और हेटेरो मतलब होस्ट एक या दो के हिसाब से नाम होता है। ये फंगस का नाम है गाइनोकोनिया पैकिना, इज ए ऑटोइसियस डेमिसाइक्लिक रस्ट। और दूसरा है जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपेरीविरजियनी, इज ए हेटेरोइसियस डेमिसाइक्लिक। तो ये क्या कि बाइट्रम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल तो मान लो ना भी याद रहे, है ना, पक्सीनिया वाले तो याद रहना चाहिए, है ना, बट डेमिसाइक्लिक क्या होता है, जिनमें यूरिडोस्पोर अब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं कि जो माइक्रो है, माइक्रो को थोड़ा नाम से समझ में आ जाता है कि माइक्रो का मतलब छोटा मामला होता है। विच प्रोड्यूस ओनली द टीलियल स्टेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ओनली। वैसे तो क्या है कि सारे स्पोर बनते हैं, सारे बनने पे तो अपन मैक्रो बोलते हैं, तो इनमें केवल टीलियोस्पोर बनते हैं, यानी कि टीलियो का मतलब टेलुटोस्पोर। तो दिस इज द हेमेलिया, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा सा मैटर क्या है कि आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पता होना चाहिए कि रस्ट के मामले में, है ना, रस्ट के मामले में ये ऑटोइसियस, हेटेरोइसियस, माइक्रोसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक, डेमिसाइक्लिक, है ना, अल्टरनेट होस्ट, कोलेटरल होस्ट, मैन होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ऐसे इसमें कंटेंट वो बनता है। मतलब क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि ये मैटर था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेलुटोस्पोर स्ट्रक्चर, कि टेलुटोस्पोर कैसा बनता है उसके आधार पे, क्योंकि टेलुटोस्पोर क्या है, रेस्टिंग स्पोर होता है इनका। द यूरिडिनेलिस हैव बीन क्लासिफाइड बाय आर्थर इनटू टू फैमिलीज, वन इज पक्सीनियेसी एंड वन इज मेलैम्पसोरेसी। अब देखो, आपको सिलेबस वाइज दोनों ही मेंबर पता होना चाहिए। पक्सीनिया भी आप पढ़ते हो, है ना, वीट के अंदर स्टेम रस्ट ऑफ वीट डिजीज कोज करता है। ऐसे ही है मेलैम्पसोरा लिन्नी। मेलैम्पसोरा लिन्नी जो फंगस है वो कौन सी डिजीज कोज करता है, एनी आइडिया आपको? मेलैम्पसोरा लिन्नी, लिन्नी से पौधे का नाम आता है लाइनम यूसिटैट्सिमम, यानी कि जो अलसी के पौधे हैं उनके अंदर रस्ट डिजीज कोज करता है मेलैम्पसोरा लिन्नी। तो पक्सीनिया, है ना, पक्सीनियसी वाला, और मेलैम्पसोरा वाला कहाँ आएगा, मेलैम्पसोरेसी में आएगा। जबकि एलेक्जोपोलस एंड मिम्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो फंजाई में आपको तैयार करना पड़ता है, इन्होंने इनको 3 फैमिलीज में कैटेगराइज किया है। वन इज पक्सीनियसी, वन इज मेलैम्पसोरेसी एंड वन इज कोलियोस्पोरेसी। ठीक है, ऐसे ही जो सेवेली है रिकॉग्नाइज इनटू 5 फैमिलीज, पक्सीनियसी, मेलैम्पसोरेसी, फ्रैगमिडी एंड रिवेनेली एंड पक्सीनिया एस्ट्रेसी। ठीक है, तो एलेक्जोपोलस एंड मिम्स वाला थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस की लाइंस में भी होता है और ये आपको अच्छे से तैयार करना होता है। हाँ, वैसे थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि पक्सीनिया, मेलैम्पसोरा, ये सब क्या है, एक साथ है। तो मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज ओनली 2 फैमिलीज, वन इज पक्सीनियसी एंड सेकंड इज मेलैम्पसोरेसी। एक तो है कि पता ही नहीं है कि भाई मेलैम्पसोरा क्या चीज़ है ना, वो जरूरी है कि मेलैम्पसोरा क्या है, वो भी पक्सीनिया का भाई है, कि पक्सीनिया और ये दोनों एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। देखो, ये तो आपका पक्सीनिया है ना, ये सब क्या है कि टेरिटोस्पोर्स है, जो कि रेस्टिंग स्पोर होते हैं। अब ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या होता है कि इनकी हार्ड भित्ति है, मोटी भित्ति है, तो थिक वॉल्ड होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि रेस्टिंग है तो इनकी भित्ति मोटी होती है। ओके, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फंगस के यूरिडोस्पोर में कितनी सेल होती है। जिसमें कितनी सेल है, 1 और 2 सेल है, तो ये 2 सेल्ड है। ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पक्सीनिया की जो टेलिटोस्पोर्स हैं वो 1 सेल्ड है, 2 सेल्ड है, सिनोसिटिक है, जो भी है, कुछ भी बनाए क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए।
फिर आप अंदर भी देखें तो ये भी आपको मैंने बार बार बता रखा है कि यहाँ पे ये कैसे हैं, डाइक्रिटिक है। डाइक्रिटिक कंडीशन सभी पे लगेगी, कि इसके अंदर प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग है। ऐसे आप देख सकते हो जिम्नोस्पोरेंजियम, ये जिम्नोस्पोरेंजियम का है, ये फ्रैगमीडियम का है, ये यूरोमाइसिस का है, ये रेवेनेलिया का है, ये हेमेलिया का है, और ये आपका जो डिजीज है अलसी वाला मेलैम्पसोरालिनी। अब मेलैम्पसोरालिनी का केस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, कि यहाँ जो डिजाइन है वो थोड़ी सी अलग है, और बॉटनी के अंदर ये डिजाइन होती है, ये मिलती है खम्ब उत्तक से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैलिसेड। तो पत्तियों के अंदर मिलने वाला जो खम्ब उत्तक होता है उसको पैलिसेड बोला जाता है। ये जो डिजाइन है इसकी, ये पैलिसेड लाइक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन होता है कि पैलिसेड लाइक जो सिचुएशन है वो कौन से फंगस में है, मेलैम्पसोरालिनी में। अब ऐसे क्या होता है कि पैथोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ छिपे हुए हैं, है ना। पक्सीनिया पढ़ के आप चले गए तो मेलैम्पसोरा का नहीं समझ में आएगा, या पैलिसेड हवा भी नहीं लगेगी, कि मतलब पता भी नहीं चलेगा कि मतलब क्या था, मतलब आइडिया भी नहीं लगा सकते कि मतलब कहाँ हो सकता है। ओके, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और अपन जो मेन क्लास में अपन को तैयार करना है पक्सीनिया। वैसे इसकी फैमिली क्या है, पक्सीनियेसी है। तो यहाँ पे देखो है ना, कि अपन पक्सीनिया को डिटेल से समझेंगे। अदर इम्पोर्टेंट जेनरा के अंदर यूरोमाइसिस आता है, हेमिलिया आता है, फ्रैगमीडियम आता है, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पक्सीनियेसी से। तो अपन को तो क्या है कि डिटेल में पक्सीनिया को समझना है, क्योंकि पक्सीनिया आपके सिलेबस वाइज और एग्जाम वाइज मेन फंगस है, ठीक है, पक्सीनिया। तो अबाउट 3000 स्पीसीज इसकी नॉन है, और इंडिया से 147 स्पीसीज इसकी रिपोर्टेड है, कि पक्सीनिया की बहुत सारी स्पीसीज है। ऑल आर इंटरनल पैरासाइट, इंटरनल का मतलब ऑब्लिगेट, जो अपने होस्ट की बॉडी में रहता है, इंटरनल पैरासाइट अटैकिंग एंजियोस्पर्म्स, ओनली द स्पोर मासेज आर विजिबल एक्सटर्नली। जैसे आपका यूरिडोस्पोर, टेलुटोस्पोर, तो केवल स्पोर बाहर से दिखते हैं, बाकी माइसीलियम नहीं दिखेगा, माइसीलियम इंटरनल होता है। सम ऑफ देम सच इज पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, जो आपका मेन फंगस है पक्सीनिया ग्रामिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई, जो कि गेहूं के पौधों के अंदर ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज कोज करता है। एंड ब्लैक जो आपने बोला, ब्लैक इज ड्यू टू टेरिटोस्पोर्स, कि टेरिटोस्पोर्स है उनका कलर मोटी भित्ति की वजह से डार्क ब्राउन होता है, इसलिए जो स्पॉट बनता है वो ब्लैक दिखता है, तो वहीं से इसका नाम है। आर द ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेज एंड दे कॉज डिस्ट्रक्टिव रस्ट डिजीज ऑफ द मेजर क्रॉप्स एंड सीरियल, जिसमें गेहूं आपका मैन आता है। मैनी स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया आर ऑटोइसियस। ऑटोइसियस अभी आपने डिस्कस किया था कि जो है ना, मतलब कि आपका जो सिंगल होस्ट है उसके ऊपर कंप्लीट करेगा। जैसे कि एक और नाम आपके पास आ गया पक्सीनिया ऑप्टेंस, ये थ्रिस्टल के जो पौधे होते हैं, थ्रिस्टल एस्ट्रेसी का पौधा है। इधर आपने लोनिया पढ़ा था, तो लोनिया भी क्या है, एस्ट्रेसी का पौधा है। हाँ, दे कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट स्पीसीज, जैसे कि आपका पक्सीनिया एस्पेरेजी है, एस्पेरेजी एस्पेरेगस रेसिमोसस, यानी कि सतावरी का बॉटनिकल नाम होता है एस्पेरेगस। प्रोड्यूस ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्पोर ऑन द एस्पेरेगस। ऐसे मेजर है वो क्रैपिस के ऊपर करता है, पल्वी लेंटा है वो विल्लो हर्ब्स के ऊपर करता है। तो ऑटोइसिस के कई सारे एग्जाम्पल्स अपने पास, ठीक है। वैसे आप जैसे आपका पक्सीनिया मेन डिजीज वाइज वीट से जोड़ते हैं, दैट इज हेटेरोइसियस वीट रस्ट, है ना। द पेक्यूलियर कंडीशन इज नॉन एज हेटेरोइसिज्म, अभी हमने बात की थी। और ये था कि इन इंडिया वीट रस्ट डिजीज कॉज्ड बाय 3 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया, कि इंडिया के अंदर गेहूं के अंदर रस्ट डिजीज को करने वाली पक्सीनिया की 3 स्पीसीज होती हैं,
जिनसे अलग अलग प्रकार का रस्ट कोज होता है। दीज आर पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिसाई तो ब्लैक है ना, ब्लैक रस्ट कोज करता है। स्ट्राइफॉर्मिस, अब स्ट्राई जो होता है ना, स्ट्राइफॉर्मिस, ये क्या करता है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट कोज करता है। ऐसे ही फिर दूसरा है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ऑरेंज और ब्राउन रस्ट कोज करता है। और पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिसाई जो है वो मेन जो डिजीज होती है ब्लैक स्टेम रस्ट, वो कोज करता है। तो 3 प्रकार के रस्ट हैं। येलो रस्ट कौन करता है, स्ट्राइफॉर्मिस। ऑरेंज रस्ट कौन करता है, रिकॉन्डिटा। ब्लैक रस्ट कौन करता है, ट्रेटिसाई, पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिसाई। तो ये अपने आप में ही क्वेश्चन है, क्योंकि तो बेस होता है कि स्टार्टिंग चीज है, पता होना ही चाहिए आपको। देखो ये कि इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, गार्टनर है, फच है, एंड गार्टनर एंड फ्यूको है विथ यूरिडोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस ऑन लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया। वैसे क्या होता है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग होने के बाहर ग्रोथ ही नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनविट्रो कंडीशंस पे ग्रो कराया है। तो लिमिटेड स्पोरोफिटिक सेप्रोफिटिक ग्रोथ इनकी आई है, यानी कि आप इनको क्या कह सकते हैं, इकोलॉजिकली, है ना, इकोलॉजिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि अगर सेम कंडीशन आप लैब में देते हैं तो हो सकता है, वरना नहीं होंगे, जो अभी अपने बात की थी। ये आ गया ना, इकोलॉजिकली, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि मीडियम के अंदर जो था कि सुक्रोज है 1%, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 1%, अगार, ये सब इन्होंने काम में लिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैन फंगस आ जाता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, और वैरायटी क्या है, ट्रेटिसाई। इज ए हेटेरोसियस पैरासाइट, ठीक है। इट कॉजेज स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, जिसको आप ब्लैक रस्ट बोलते हो, ठीक है। कंसीडर्ड स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट इन पैरासिटिज्म, है ना। अभी आपने देखा कि वो कल्चर मीडिया आप यूज करते हैं तो एक लिमिटेड ग्रोथ आते हैं, कि कंप्लीट लाइफ नहीं हो सकती उसकी, तो स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट नेचर में आएगा, ठीक है। ये सब था कि सब पैरासाइट कल्चर मीडिया फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट के रूप में आंशिक रूप से था। नॉर्मली द फंगल पैरासाइट passes a part of its life cycle consisting of diacritic phase on triticum, क्योंकि एशियो स्पोर जो आता है बारबेरिस से वो कैसा होता है, डाइक्रोटिक होता है। और ट्रिटिकम के ऊपर जो लास्ट बनता है वो है टेलुटो, वो भी कैसा होता है, डाइक्रोटिक। तो गेहूं के पौधे का कनेक्शन किससे है, डाइक्रोटिक फेज से, ठीक है। एंड पार्ट constitute the haplophage on barbaris, जहाँ पे स्पर्मेसिया है वो हैप्लो है ना। तो हैप्लोफेज बारबेरिस से बिलोंग करती है, डिप्लोफेज ट्रिटिकम से यानी कि गेहूं से बिलोंग करती है। हाँ, और दूसरा पौधा क्या है, इसको आप महोनिया भी बोलते हैं, महोनिया बारबेरिस। द डाइक्रोटिक माइसीलियम इज अनेबल टू ग्रो ऑन लेबोरेटरी एंड वाइस वर्सा, कि डाइक्रोटिक माइसीलियम है वो लैब में ग्रो नहीं होता है, उसको होस्ट चाहिए, लिविंग होस्ट चाहिए। द फुल लाइफ साइकिल इज थस कंप्लीटेड ओनली व्हेन बोथ होस्ट आर प्रेजेंट। पक्सीनिया ग्रैमिनिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोसियस व्हेन व्हीट प्लांट ऑन विच फंगस पैरासाइट पासेस डाइक्रोटिक पे प्राइमरी होस्ट, और उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी होस्ट, है ना। ये तो आपको ध्यान हो गया, ठीक है। देखो डाइक्रोफेज के अंदर सीजन की शुरुआत के अंदर जो बनेंगे वो बनेंगे यूरिडो, और बाद में जो बनेंगे वो बनेंगे टेलुटो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो पक्सीनिया से ही होते हैं, जैसे ऑनियन के अंदर जो रस्ट है वो पक्सीनिया एलियम सेपा, ठीक है। रस्ट ऑफ एस्पेरेगस, एस्पेरेजी, है ना। सैफ्लोवर, है ना, कार्थामी, कॉर्न, कोरोनोटा, ठीक है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिसाई जो मैन है। सनफ्लावर, हेलियंथी, माइस, सोरघाई, मिंट, मैंथी,
ऑरेंज वाला रिकॉन्डिटा, येलो वाला स्ट्राइफॉर्मिस, सोरघम, परप्यूरिया, हॉलीहॉक, है ना, ओएट्स, राई। तो मैन जो प्लांट्स हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए आपके मैन, जैसे ब्लैक वाला, ऑरेंज वाला, येलो वाला, ये तो होने ही चाहिए। उसके अलावा भी और भी आपके प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी होते हैं, वो भी पता होना चाहिए, है ना। इनमें से मोनोइसियस कौन है वो भी आप थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जैसे डिजीज के हिसाब से बात करें तो हमारा जो गेहूं के पौधे होते हैं ना, वीट प्लांट, वीट प्लांट के ऊपर जो फर्स्ट सिम्टम आता है वो आता है पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स, जिनको अपन बोलते हैं यूरिडोपस्चुल्स, या इनको अपन बोल सकते हैं यूरिडोसोरस, है ना। इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन। इरेगुलर मास होता है ना, टेढ़े मेढ़े से होते हैं, कोई निश्चित शेप नहीं होती है। और इनके अंदर क्या भरे रहते हैं? यूरिडोस्पोर। ये सिंगल यूरिडोस्पोर है। अब यूरिडोस्पोर में एक छोटा सा स्टॉक है और मैन इसकी बॉडी है ना। और इसके अंदर क्या है? डाइक्रिटिक कंडीशन है ना। एक आप दिखाएंगे प्लस स्टेन का, दूसरा दिखाएंगे माइनस स्टेन का। तो डाइक्रिटिक कंडीशन, वन सेल्ड है, और इसके पास बाहर एक जो भित्ति आप देख रहे हो ना, ये कांटे जैसी है, स्पाइनी है। और ये क्या है? इसकी एक्साइन है। इसके नीचे एक स्मूथ होती है, वो क्या है? इंटाइन है। तो एंडोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम, ऐसे नाम भी बोल सकते हो। तो वन सेल्ड है लेकिन डाइक्रिटिक है ना। भित्ति मोटी नहीं है, थिन वॉल्ड है। कलर कैसा? ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं है, ब्लैक नहीं है। और कब बनेंगे? स्टार्टिंग में बनेंगे। और कैसे बनेंगे? आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ एशियोस्पोर। कि एशियोस्पोर है वो जर्मिनेट करेंगे, उनकी लैंडिंग होगी, वो जर्मिनेट करेंगे, उनसे इन्फेक्शन हाइफा बनेगा, वो पत्तियों के अंदर फैलेगा, और वहां फिर क्या बनेगा? यूरिडोसोरस बनेंगे। तो गेहूं के पौधे में पहला जो सिम्टम बनता है वो यूरिडोसोरस का बनता है, और वो ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं जिनमें यूरिडोस्पोर्स हैं। सिंगल यूरिडोस्पोर आप देख सकते हैं इस प्रकार का है। तो ये यहाँ पे यूरिडोस्पोर्स दिखा रखे हैं, सब बाइन्यूक्लिएट है, यानी कि डाइक्रिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूरिडोस्पोर्स बन रहे हैं। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सोरस है, और यूरिडोस्पोर बन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिडोसोरस। तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नाम लिखा है, आप जानते हो तो, ये लिखा है पैरेंथोसोम। पैरेंथोसोम क्या है कि जो बेसिडियोमाइसिड फंजाई के अंदर जो सेप्टा होता है वो डोलिपोर सेप्टा होता है, और डोलिपोर सेप्टा के अंदर जो स्वेलिंग होती है उसका नाम होता है पैरेंथोसोम। तो इनके अंदर क्या होता है कि नहीं होता है ना, विदाउट डोलिपोर सेप्टा। ये आपने लास्ट मेंबर में भी देखा था, इनमें भी देखा है, डोलिपोर सेप्टा नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में कुछ और माइनर चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हार्डर एट ऑल, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, कंसिडर द यूरिडोस्पोर वॉल ऑफ प्रोबेबली बी कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स इंक्लूडिंग पेलिकल एट द आउटर मोस्ट लेयर। अब पेलिकल जो नाम आता है ना, कि जहाँ भी आप पेलिकल बोलते हो, पेलिकल का मतलब होता है प्रोटीन की परत, जैसे कि आप क्रोमोसोम के बाहर पेलिकल होती है, पेलिकल मेम्ब्रेन,
हाँ, तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के लिए पेलिकल वर्ड भी यहाँ पे है। द यूरिडोस्पोर वॉल कंटेन सिलिका डिपॉजिट, तो उनकी जो वॉल है उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। अब देखो ये कि द स्पोर्स है ना कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन एज सून एज दे प्रोड्यूस दे आर कैरिड बाय एयर टू द हेल्दी प्लांट्स, है ना। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के काम आते हैं। गेहूं के पौधे में स्टार्टिंग में बनेगा और बाद में क्या होता है, बार बार डिजीज को फैलाने के काम करेंगे। तो यूरिडोस्पोर्स thus serve as dispersal agent of the rust, rapidly multiplying the dichiriophage during the growing season. तो इनके पास क्या होता है कि ये एबिलिटी नहीं है, दे आर एबल टू इन्फेक्ट वीट प्लांट ओनली एंड नॉट एबल टू इन्फेक्ट बारबेरिस। तो ये केवल वीट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बारबेरिस को नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे री इन्फेक्शन होता रहता है, रिपीटेड बनेंगे। अब देखो यूरिडोस्पोर जब जर्मिनेट करता है ना, यूरिडोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा ऑन फॉलिंग ऑन अनदर वीट प्लांट और अंडर सुटेबल कंडीशन दे जर्मिनेट विद इन फ्यू आवर, है ना। और सिलेंडर ट्यूब बनेगी, जर्म पोर होता है, वहाँ से एक जर्म ट्यूब निकलेगी। मोर देन वन जर्म ट्यूब है वो निकल सकती है एक ही स्पोर से। दे इमर्ज थ्रू डिफरेंट जर्म पोर्स। तो जर्म पोर जैसे आप पोलन पढ़ते हैं तो पोलन की भित्ति में भी कुछ जगह पे जो जमा होता है वो कम होता है, तो पॉइंट जो होते हैं वो पोर कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जहाँ पे भित्ति कमजोर होती है वो पोर्स, और पोर्स से जर्म ट्यूब्स हैं वो निकलती हैं, और जर्म ट्यूब निकल के क्या करेंगी, इन्फेक्शन का काम करती हैं। द जर्म ट्यूब बाय इलोंगेशन ग्रो ओवर द सरफेस ऑफ बोथ साइड, इट रीचेस स्टोमेटा व्हेन इट टिप्स स्वेल टू फॉर्म ए एप्रिसोरियम। अब एप्रिसोरियम फंजाई का शब्द होता है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थापनांग बोलते हैं। हाँ, कि जैसे स्टोमेटा आएगा ना, यहाँ पे स्टोमेटा आएगा तो फंगस का जो हाइफा होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे फूल जाएगा ऐसे, और फिर इसमें से निकलेगा ऐसे। तो फूली हुई संरचना, इसको क्या बोलते हैं, एप्रिसोरियम। द ट्यूब न्यूक्लियई, क्योंकि बाइन्यूक्लिएट है ना, and the protoplasm of germ tube migrate to the एप्रोसोरियम is then cut off from the empty germ tube by septum। फिर बाद में यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, माइसीलियम अंदर ग्रो करता है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इनके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर पेनिट्रेशन एंड सब स्टोमेटल वेसाइकल फॉर्मेशन, जर्म ट्यूब ग्रोथ। तो कंडीशंस जो होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो फेवरेबल होने पे डिजीज ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बार बार जर्मिनेट करेंगे। ओके, अब देखो वो तो होता है कि जब हमारा गेहूं का क्रॉपिंग हम ले रहे होते हैं, फसल चल रही है, कंडीशन अच्छी होती है, लेकिन जब फसल पक जाती है ना, मैच्योर प्लांट, तो मैच्योर प्लांट का मतलब अब वो डेड होने वाले हैं, सूखने वाले हैं, तो फिर ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म में दिक्कत आती है। तो फंगस क्या है कि यूरिडो बनाना छोड़ देता है और फिर वहीं पे क्या बनाता है, टेरिटो बनाता है। सैम सोरस में भी बन सकते हैं। सैम सोरस का मतलब पहले जो यूरिडोसोरस था, अब वो क्या बन जाएगा, टेरिटोसोरस बन जाता है। और टेरिटोस्पोर्स का कलर है वो डार्क होता है, तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो धब्बे बनते हैं वो ब्राउनिश होते हैं, लेकिन पके हुए पौधों की तरफ जाएंगे अपन सीजन के एंडिंग की तरफ, तो वहाँ पे हमें ब्लैक कलर दिखना लग जाता है। वो स्टेम रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट इसी से नाम है। ठीक है, ये आप सिंगल देख सकते हो टेरिटोस्पोर। अब इसमें क्या है कि कंडीशन वही है, एक प्लस स्ट्रेन का होता है, एक माइनस स्ट्रेन का होता है। ऐसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, प्लस माइनस है, दो है इसके अंदर। ठीक है, सेल कितनी है, 2 सेल है, एक 1 सेल और ये 2 सेल। और भित्ति कैसी है, मोटी है। तो वहाँ 1 सेल का होता है, यहाँ 2 सेल का होता है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही डाइकेरियोफेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और भित्ति का अंतर है, वहाँ उसमें जर्म पोर्स हैं, वो इन्फेक्शन के लिए चाहिए,
तो पतली भित्ति है। यहाँ रेस्टिंग के लिए चाहिए मोटी भित्ति है। सिमिलरली आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ पे पहले यूरिडो बन रहे थे वहाँ पे अब क्या बनने लग जाएंगे, टेलिटोस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये वही सोरस है। तो सोरस के नाम बदल जाते हैं। सीजन की शुरुआत में यूरिडोसोरस बोलते हैं, बाद में टेलिटो। अगर आप थोड़ा सा दोनों के बीच में देखोगे तो एक ही सोरस में दोनों भी मिल जाएंगे कि कुछ एक यूरिडो है और अब नए क्या है, टेलिटो बनने लग गए। टेलिटोस्पोर को आप टीलिया भी बोल सकते हो, है ना। ये एक ही नाम होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। इस स्टेज को आप फिर टीलिया बोल रहे हो तो टीलियल स्टेज भी बोल सकते हो, है ना। ब्लैक स्पोर स्टेज भी बोल सकते हो, है ना। इट कंसिडर द परफेक्ट स्टेज बिकॉज इट इज इन द टेलिटोस्पोर दैट कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक स्पोर स्टेज कौन सी होती है, परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, टीलियल स्टेज क्या है। तो जब टेलिटो बन रहे हैं उसके नाम है, उसके लिए नाम होते हैं। वैसे परफेक्ट अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे मियोसिस हो रही है, कैरियोगेमी हो रही है, तो कैरियोगेमी मियोसिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बराबर है, इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ड्यूरिंग मैचुरेशन पीरियड ऑफ टेलिटोस्पोर कैरियोगेमी इनमें हो जाती है। द टू न्यूक्लियाई इन द सेल ऑफ फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ओवरविंटरिंग टेक प्लेस इन द यूनिन्यूक्लियर डिप्लॉयड कंडीशन। तो मिट्टी में जो पड़ा हुआ है वो ओवरविंटर कर रहा है, उसमें दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, और ये कंडीशन क्या है, यूनिन्यूक्लिएट डिप्लॉयड फेज। अब उसके जस्ट बाद में क्या बनना है, बेसिडियम बनना है, तो वहां पे मियोसिस होनी होती है। ये आप देख सकते हैं बेसिडियल स्टेज। बेसिडियल स्टेज का मतलब क्या है कि हमारा जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो तो है इमैच्योर का, और बी वाला जो है वो है मैच्योर का। मैच्योर का मतलब इन सॉइल, जो टेलिटोसोरस से झड़ गए हैं और मिट्टी में गिर गए, उनमें क्या है कि दोनों न्यूक्लियाई साथ हो गए, फ्यूज हो गए। ठीक है, अब उसमें आगे क्या होता है, आगे वही कंडीशन है, जो जर्मिनेट करेंगे। तो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप हाइपोबेसिडियम बोलते हो, बाहर का जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिबेसिडियम बोलते हैं। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन है, सेप्टा बने हुए हैं, 3 सेप्टा है, तो ये क्या हो गया, फ्रेगमोबेसिडियम हो गया। और 2 प्लस स्ट्रैंड के होते हैं और 2 माइनस स्ट्रैंड के होते हैं ऐसे। तो नीचे वाला भी इमेच्योर, उसमें भी सेप्टा बन जाएंगे ऐसे। और फिर आप फाइनल कंडीशन देख सकते हो कि ये आपका फ्रेगमोबेसिडियम दिखा रखा है, इसमें सेप्टेशन है, ये बेसिडियम है, इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर लगे। हर एक जो बेसिडियोस्पोर है उसके साथ में एक छोटी सी स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसको बोलते हैं स्टेरिग्मा, जो अटैचमेंट पॉइंट होता है। तो फ्रेगमोबेसिडियम, स्टेरिग्मा, बेसिडियोस्पोर, ये सब जर्मिनेशन ऑफ टेलिटोस्पोर, क्योंकि टेलिटोस्पोर होता है, टेलिटोस्पोर का जर्मिनेशन है। टेलिटो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन, तो उससे बनेगा आपका बेसिडियम। और ये कहाँ है, या तो आपका स्ट्रा है ना, जो गेहूं का भूसा होता है, डेब्रिश है, या सॉइल है। तो रेस्टिंग स्पोर है तो वो जर्मिनेट करते हैं, उनसे बनेगा, है ना। यहाँ पे मियोसिस हो चुकी होती है ना, क्योंकि जो स्पोर बनते हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो आफ्टर मियोसिस है। इसके बाद में मैटर आता है हैप्लोफेज का।
तो हैप्लोफेज यानी कि जो बेसिडियोस्पोर है वो हैप्लोइड ही था, है ना, मोनोकैरियोटिक है। दिस फेज इन द लाइफ साइकिल कन्फाइंड टू द अल्टरनेट होस्ट बारबेरिस। इट स्टार्ट्स विद द बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर बनते हैं वीट के ऊपर और इन्फेक्ट करते हैं बारबेरिस को। जैसे आपने यूरिडो के लिए बोला था कि यूरिडो बनते हैं वीट पे, इन्फेक्ट करते हैं वीट को, बारबेरिस को कर नहीं सकते। वैसे ही बेसिडियोस्पोर हैं, बनते हैं उससे टेनेटो से, इन्फेक्ट वीट को नहीं कर सकते, इन्फेक्ट बारबेरिस को करते हैं, है ना। तो द हैप्लोफेज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी और हैप्लोमाइसीलियम। इसमें दो स्पोर बनते हैं, एक तो बनता है आपका स्पर्मोगोनियल स्पर्मेशियम, है ना, पिक्नीडियम में बनते हैं, पिक्नीडियल ऐसे नाम है, और दूसरा है एशियोस्पोर्स वाला। तो पिक्नियो वाला क्या है, अपर सरफेस का मामला होता है और एशिया वाला लोअर सरफेस का मामला होता है। देखो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो हवा के थ्रू वहाँ जाते हैं, क्योंकि गेहूं की खेती मैदानी भागों में होती है, बारबेरिस है वो हिली एरिया का पौधा है। तो जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं की सहायता से बेसिडियोस्पोर बहुत छोटे होते हैं या हल्के होते हैं और हवा के साथ में ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ बारबेरिस की पत्तियों के ऊपर गिरेंगे और उनका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन से जर्म ट्यूब निकलेगी और उससे प्राइमरी हाइफा बनता है जो कि मोनोकैरियोटिक है। और बेसिडियोस्पोर कैसे हैं, कुछ प्लस वाले हैं कुछ माइनस वाले हैं। तो कुछ प्लस वाले हाइफे बनेंगे, कुछ माइनस वाले हाइफे बनेंगे। द प्राइमरी हाइफा इन्फेक्ट द यंग लीफ ऑफ द अल्टरनेट होस्ट बाई पर्सिंग का मतलब बेद के जाना थ्रू एपिडर्मिस डायरेक्टली। द क्यूटिकल और older leaves is too thick to allow penetration by the delicate germ tube. Once within the host tissue, it grows vigorously and branches freely to the primary mycelium, also called monokeratic or haplomycelium. ठीक है, अब देखो इसमें आप डायरेक्टली वैसे ही समझ लीजिए क्योंकि बुक से भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें कवर करना पड़ता है। जैसे ये था कि हमारे पास एक बेसिडियोस्पोर था, है ना, बेसिडियोस्पोर बारबेरिस की पत्ती के ऊपर लैंडिंग करता है, वहाँ गिरता है और फिर जर्मिनेट करता है और उसके जर्मिनेशन से प्राइमरी हाइफा बनता है ना। जैसे मान लो कि ये प्लस वाला बेसिडियोस्पोर था तो इसे इतना भी माइसीलियम बना है वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है ना, वो कैसा है, प्लस वाला है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि ये पिक्नीडियम है ना। स्पोरोगोनियम भी आप स्पर्मेटोगोनियम भी बोल सकते हो या इसको आप पिक्नीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें नीचे तो क्या है कि हाइफे हैं, ये तो हाइफा है, प्राइमरी माइसीलियम है, प्लस नेचर का है, जैसे आपने प्लस लिया तो प्लस नेचर का। अब इसमें दो स्ट्रक्चर बनती है, एक तो है रिसेप्टिव हाइफे जो काफी लंबे हैं और बाहर तक निकले रहते हैं। रिसेप्टिव हाइफे हैं वो फीमेल ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं। रिसेप्टिव है, फीमेल की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजिनस हाइफे, है ना। स्पर्मे से या पिक्नियोस्पोर तो स्पोर का नाम है ना। ये स्पर्मेटोजिनस हाइफे हैं जिनके ऊपर स्पर्मेशिया बन रहे हैं, स्पर्मेटोजिनस हाइफे, ये बिहेव करते हैं मेल की तरह। तो यहाँ जो सेल्स बनती है वो गैमेट के बराबर है, स्पर्मेशिया गैमेट के बराबर है, लेकिन क्या है, विदाउट फ्लैजिला। तो बारबेरिस की पत्ती के ऊपर अभी हम ये जो देख रहे हैं ये एक सिंगल पिक्नीडियम है प्लस प्रकार का। ऐसा ही दूसरा भी बगल में बना हुआ है वो है माइनस प्रकार का। तो प्लस वाले में दो चीज है, मेल और फीमेल हाइफे, ठीक है। ऐसे माइनस वाले में भी क्या है, मेल और फीमेल हाइफे। तो यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफे हैं वो भी प्लस प्रकार के और स्पोर भी कैसे बन रहे हैं, प्लस प्रकार के, और दूसरे में वो बनेंगे माइनस प्रकार के।
ठीक है। यहाँ पे कुछ हाइफे हैं वो स्ट्राइल होते हैं जिनको आप पैराफाइसिस बोल सकते हो, ये स्ट्राइल हाइफे का नाम होता है। जहाँ भी आता है पैराफाइसिस, ये सब स्ट्राइल हाइफे होते हैं। कई बार ये जो हाइफे हैं जो कि बाहर लंबे दूर तक गए हुए हैं, इनको फ्लेक्सस भी बोलते हैं, फ्लेक्सस हाइफे भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा साथ में क्या होता है कि जहाँ ये सब पिक्निडियम बन रहा है वहाँ है ना, जो नेक्टर है, नेक्टर बनता है। कि यहाँ एक वोटरी नेक्टर जैसा कंपाउंड भी बनता है। तो जैसे फ्लावर्स के अंदर नेक्टर बनता है ना, वैसे यहाँ नेक्टर बनता है। तो नेक्टर को फीड करने के लिए फिर इंसेक्ट्स आते हैं, और वो इंसेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ के प्लस वाले जो स्पर्मेशिया हैं उनको माइनस वाले जो फीमेल हाइफे हैं उन पे पहुंचाते हैं। यानी कि एक पिकनियम के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जैसा नहीं होता है, हालांकि पॉलन नहीं है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन जैसा मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, क्रॉस होता है। यानी कि प्लस वाले के स्पर्मेशिया हैं वो माइनस वाले पिकनिया के काम आते हैं, माइनस वाले के प्लस वाले के काम में आते हैं। और क्यों होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू होता है कि इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ पे फीडिंग करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्टर बनता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन हो जाता है। अब देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका मान लो कि ये तो है प्लस स्ट्रेन का, और जो स्पर्मेशियम आ रखा है वो है माइनस स्ट्रेन का, है ना। जैसे ये तो स्पर्मेशियो 4 दिखा रखा है, इसके ऊपर स्पर्मेशिया बनते हैं चैन के रूप में, और ये है रिसेप्टिव हाइफा जो फीमेल ब्रांच है। अब ये मान लो कि माइनस वाली है, तो इसके ऊपर ये टच करेगा, ऐसे ट्रांसफर होगा, इंसेक्ट इसको ट्रांसफर कराएंगे। इसका पिकनियम अलग है माइनस वाला, और इसका पिकनियम अलग है प्लस वाला। तो अलग अलग पिकनियो स्पोर्स हैं वो एक दूसरे के रिसेप्टिव हाइफे पे ट्रांसफर होते हैं, है ना। इसको आप फ्लेक्सस भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सस हाइफे भी इनके नाम है। अब देखो ये तो आपका था स्पर्मेशियम, जैसे मान लो कि आपने इसको बोल दिया माइनस स्ट्रेन का, और ये हाइफा ये है प्लस स्ट्रेन का। तो अब इनका क्या है कि जैसे टच करेंगे तो कांटेक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाती है, कांटेक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाती है। जैसे अपन उगोनियम और एंथ्रेडियम की वॉल टच कराते हैं डिसॉल्व हो जाती है वैसे, राइट। और फिर जो मेल न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले तो ये एक ही था, अब इसमें दूसरा भी आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन और डाइक्रोटाइजेशन। तो ये क्या है कि गैमेट है, तो गैमेट के कांटेक्ट से होता है डाइक्रोटाइजेशन। तो स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या है? गैमेट जो है, क्योंकि पक्सीनिया गैमेट वो सॉरी स्पर्मेशिया क्या है? गैमेट है। तो गैमेट्स के फ्यूजन से, गैमेट किससे फ्यूज होगा? फ्लेक्सस हाइफा या रिसेप्टिव हाइफा। कंपेटिबिलिटी जरूरी है, प्लस वाला प्लस वाले से नहीं हो सकता, माइनस वाला माइनस वाले से नहीं हो सकता। तो कंपेटेबल नेचर के जो होते हैं स्पर्मेशिया और फ्लेक्सस हाइफे, उनके बीच में कांटेक्ट होता है और फिर उससे डाइक्रोटाइजेशन हो जाती है ना। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नेक्टर वगैरह बनता है ना, सुगरी कंटेंट है, तो इंसेक्ट्स वगैरह का रोल आता है। हाँ, इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आपका डाइक्रोटाइजेशन हो जाएगा तो डाइकैरियन बन जाएगा, है ना। प्लस और माइनस हाइफे सॉरी न्यूक्लियस एक साथ एक सेल में आ गया ना, डाइक्रोटाइजेशन हो गया, डाइकैरियन। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि डाइक्रोटाइजेशन में ऑल्सो अकर व्हेन द हैप्लॉइड हाइफे और टू माइसीलिया ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड कम इनटू कांटेक्ट। तो माइसीलिया के कांटेक्ट से भी हो सकता है और गैमेट के कांटेक्ट से भी हो सकता है, यानी कि एक प्रकार का सोमेटोगेमी है। वो मोनो मोनो जुड़ के डाई बनाते हैं तो वो सोमेटोगेमी में आती है ना। अब अगला जो मैटर आता है वो आता है एशियोस्पोर्स का बनना। तो ये मैटर होता है हमारी बारबेरिस पत्ती का बीनीथ, यानी कि लोअर सरफेस का मामला होता है। तो जहां ऊपर पिकनिया बनते हैं वहां नीचे क्या बनेंगे? एशियोस्पोर्स बनेंगे। तो
इनको जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं उनको अपन एशियम बोलते हैं, एशियम कप। स्टेज का नाम हो गया एसिडियल, स्पोर का नाम हो गया एसियोस्पोर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे आपका सेकेंडरी माइसीलियम है, उसका छोटा सा गुच्छा बनेगा तो उसको अपन प्राइमोर्डिया बोलते हैं। कोई भी चीज़ जहाँ से बननी स्टार्ट होती है तो शुरुआत की स्ट्रक्चर को अपन प्राइमोर्डिया बोलते हैं, जैसे लीफ प्राइमोर्डिया, फ्लोर प्राइमोर्डिया से। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, डाइक्रोटिक कंडीशन है। और फिर यहाँ एशियोस्पोर बनाने वाली सेल्स हैं, वो क्या बनाती हैं, एशियोस्पोर्स बनाती हैं। और एशियोस्पोर्स वो चैन में लगे रहते हैं, और दो एशियोस्पोर के बीच में जो कनेक्टिव सेल होते हैं ना, उसको इंटरकैलरी सेल बोलते हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एशिया कप्स, और अंदर जो बनते हैं वो एशियोस्पोर्स हैं। अब देखो यहाँ ये बहुत अच्छा पिक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये तो था आपका पिकनियो वाला कंडीशन, जो कैसा था, मोनो। फिर यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह वो सब रोल आएगा, तो फिर ये यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रो एसिडियम, कि इससे बाद में एसिडियम बनता है। कहाँ बनता है, लोअर सरफेस का। तो लोअर सरफेस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन बोलते हैं एशियल कप। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो हैं एशियोस्पोर मदर सेल्स, और वो क्या बनाती है, एशियोस्पोर। अब एशियोस्पोर, जैसे ये एशियोस्पोर है और इनके बीच में कुछ सेल्स हैं जो एक प्रकार का कनेक्टर है, उनको अपन इंटरकैलरी सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे चेन्स में बनते हैं एशियोस्पोर, चेन्स के अंदर बनते हैं और लोअर सरफेस के ऊपर बनते हैं, और फिर वहाँ से डिटैच होंगे, और डिटैच होके बाई एयर ये कहाँ पहुँचेंगे, वीट पे पहुँचेंगे, यानी कि नेक्स्ट सीजन आ जाएगी। तो जो आपका बारबेरिस है वहाँ पे दो स्पोर है, पिग्नियोस्पोर, स्पर्मेशियोस्पोर और एशियोस्पोर। ठीक है, ये जो वॉल होती है इसका नाम होता है पेरिडियम। पेरिडियम जैसे नाम आपको ब्रायोफाइट में भी मिलते हैं, बाहर की जो भित्ति है इसका नाम है पेरिडियम। ठीक है, यहाँ से आप इसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसको समझ सकते हो, है ना, जो आपने अभी डिस्कस किया था। देखो इसमें एक तो जैसे ये आपका यूरिडोसोरस है, यूरिडोस्पोर है ना, डिसेमिनेशन, रेन, विंड, जर्मिनेशन, वापस इन्फेक्शन। तो ये वीट का इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन इन वीट, है ना। उसके बाद में सेकेंड इन्फेक्शन कहीं नहीं है, बारबेरिस के ऊपर वापस नहीं आता। बारबेरिस के ऊपर जाएगा कौन, बेसिडियो। ये सेक्शन पूरा बारबेरिस का है और ये सेक्शन पूरा का पूरा वीट का है। तो बारबेरिस के आप चेक कर सकते हो, दिस इज स्पर्मोगोनियम, स्टेज 0 जिसको आपने बोला था। ठीक है, फिर ये आपके रिसेप्टिव हाई पे स्पर्मेशन, स्पर्मेटाइजेशन, डाइक्रोटिक कंडीशन, एशियल कप, एशियोस्पोर, डिसेमिनेशन, फिर ये वापस यहाँ आता है। तो कंप्लीट जो है आपका पूरा साइकिल वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सारे स्पोर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे याद रख सकते हैं, और अब तो याद हो भी गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एशियोस्पोर्स हैं वो क्या है कि हवा से आते हैं, वापस है ना वीट पे आएंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब निकलेगी, प्राइमरी हाइफा बनेगा। तो वो ऑलरेडी क्या है, डाइक्रोटिक है, तो माइसीलियम भी डाइक्रोटिक बनेगा। यहाँ आप दोबारा से सोमेटोगेमी की जरूरत नहीं है। तो मोनो से डाई बनाते हैं तो सोमेटोसी होता है, तो यहाँ तो बस डायरेक्टली वो इन्फेक्शन करेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, वापस वो जो बनाएगा स्पोर, सबसे पहले यूरिडोस्पोर बनेंगे। तो कंडीशन फेवरेबल है तो यूरिडो खूब बनेंगे, और यूरिडो से वापस इन्फेक्शन फैलेगा, और कंडीशन ख़राब है या ये स्पोर लेट पहुँचे तो टेरिटो बनेगा, या पौधे सूखने को जा रहे हैं तो टेरिटो बनेगा।
ये आपके पास वो सारे के सारे स्टेजेस हैं, स्पर्मेशिया, एशियो, यूरिडो, टेरिडो, बेसिडियो, तो कंप्लीट अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक है ना, लॉन्ग साइक्लिक है, 5 स्पोर बनते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें अपन ने पहले कंफर्म कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कि स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का जो मामला है वो बारबेरिस के ऊपर आने और जाने पे डिपेंड करता है, और बारबेरिस का लोकेशन और गेहूं का लोकेशन जियोग्राफिकली अलग अलग है। तो हवाओं का रोल है, तो हवाओं की वजह से डिजीज है वो बार बार फैलती है, इसको अपन बोलते हैं रिकरेंस ऑफ डिजीज। तो मैदानी भागों में हर साल फसल में बीमारी है वो एशियोस्पोर से आती है, एशियोस्पोर कहीं और होते हैं। तो रिकरेंस का जो अध्ययन है ना, वो सारा का सारा जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है प्रोफेसर करमचंद मेहता, यानी कि केसी मेहता, केसी मेहता सर को जाता है, जो वेल नोन साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का जो रिकरेंस होता है उसको लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। तो इनकी जो कॉन्सेप्ट है, मेहताज हाइपोथेसिस दैट द प्राइमरी इनोकुलम ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज इंट्रोड्यूस इन द प्लेन्स फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड नीलगिरी एंड हिल्स इन द साउदर्न हेल्ड द सेम द, यानी कि जो हमारे मैदानी भाग है उनके अंदर या तो हिमालयाज रीजन से, है ना, या जो है ना इन द नॉर्थ नीलगिरी हिल्स से, यानी कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बारबेरिसर, वहाँ से इसका प्राइमरी इनोकुलम सबसे पहले जो इन्फेक्शन कोज करता है उसको तो प्राइमरी इनोकुलम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हायर एल्टीट्यूड द यूरिडोस्पोर्स कैन ओवर समर in the congenial temperature on shelves on plant out of season crop tailors and possibly on grasses। तो अगर हम पहाड़ी भागों में गेहूं की फसल लेते हैं तो वहाँ रिकरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैदानी भागों में जो रिकरेंस है वो पहाड़ी भागों के बारबेरिस से होती है। तो एक से डायरेक्टली पूछा जाता है रिकरेंस को लेके, जो सबसे बड़ा रोल है वो इनका ही आता है। ठीक है, ये तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, है ना, लाइफ साइकिल जो था बारबेरिस की पत्ती वाला सब हो गया। अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन ये आप लाइफ साइकिल से समझ सकते हो, है ना, दोनों स्पोर्स को लेके आप दोनों होस्ट को लेके कवर कर लेंगे। हाँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि एक लॉजिकली पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसके अंदर क्या आएगा, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया द डाइक्रोटिक फेज एंड द डिप्लोफेज। ठीक है, ऐसे आप क्या देंगे कि हैप्लोफेज और गैमेटोफाइट फेज वो कौन सी हो जाएगी आपकी, बारबेरिस वाली हो जाएगी, जहाँ पे स्पर्मेशिया वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है वो आप तीनों प्रकार के रस्ट यानी कि ग्रैमिनिश, रिकॉन्डिटा और स्ट्राइफॉर्मिस इनमें कर सकते हो, है ना। ये ब्लैक का है, ये ब्राउन रस्ट का है और ये येलो रस्ट का है। इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं स्टेम, है ना, ये लीफ लेमिना एंड लीफ लेमिना, स्टेम एंड ईयर्स। ठीक है, ये इनका टाइमिंग है ना, यूरिडोसोराई, है ना, यूरिडोसोरस, उनके कलर्स वगैरह का मैटर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि रस्ट का डिजीज का जो कलर है, सिम्टम है ना, वो ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी होस्ट यहाँ पे व्हीट है, अल्टरनेट होस्ट बारबेरिस। यहाँ आपको क्या मिलेगा, व्हीट, अल्टरनेट क्या है, मोहेनबर्गिया। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, थैलेक्ट्रम। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके कंट्रोल मेजर्स हैं, इनमें भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, है ना।
अल्टरनेट होस्ट हैं, बैरबेरीज है या महोनिया है, नॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि उनके अपन फसल नहीं लेते, वो जंगली पौधे पहाड़ों में होते हैं, है ना। इरेडिकेशन नहीं कर सकते, अल्टरनेट होस्ट का अपन इरेडिकेशन नहीं कर सकते। Of course, in short cycles in which the part of life cycle in the alternate host is cut out, this remedy is of no avail. In any case, the eradication of barbarous process is of some advantage. It prevents the origin of hybridization of new races. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पिकनिया वगैरह बनते हैं, वो क्रॉसिंग होती है, तो जो डेवलपमेंट है ना कि जो इवोल्यूशन जो है वो रोका जा सकता है, लेकिन अपन बारबेरीज को कट नहीं कर सकते। एक तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटेशन ले सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सेल्फ्स ऑन वीट प्लांट, इवन स्टेबल टिलर्स, यानी कि खेत में अपने आप जो उगने वाले पौधे हैं उनको अपन काम में ना लें। अर्ली सोविंग करें, यानी कि जब हमारे मैदानी भागों में एसियोस्पोर पहुंचते हैं उससे पहले हमारी फसल वो थोड़ी पक जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। अर्ली मैच्योरिंग जो वेराइटीज़ है उनका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो ऐसे अपन कुछ जो मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स, उन पे जा सकते हैं।